नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमनाथ की धरती से पीएम मोदी का गर्जन, 1000 साल पहले आक्रमणकारी समझे जीत गए, आज भी मंदिर की ध्वजा बता रही हिंदुस्तान की शक्ति। सीएम योगी की दो टूक चेतावनी, जाति और पंथ की राजनीति ने तोड़ा समाज तो देश को भुगतने पड़ सकते हैं बांग्लादेश जैसे हालात। अयोध्या राम मंदिर परिसर में सुरक्षा अलर्ट, नमाज पढ़ने के प्रयास का मामला, युवक हिरासत में, खुफिया एजेंसी जांच में जुटी। ममता बनर्जी ने आरोप पर भाजपा का तीखा जवाब, धर्मपाल सिंह बोले हिंसा पर लगाम से बौखलाई टीएमसी। मुंबई में दाता मैराथन 2026 का 21वां संस्करण, 69,100 धावक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी के साथ उत्साह का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक भी किया। पीएम ने मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा की। इसके बाद वे सद्भावना ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्भावना ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1000 साल पहले आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर पर फहराती ध्वजा यह बताती है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। पीएम ने कहा कि गजनवी को लगा था उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया है, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और खिलजी ने भी मंदिर को तोड़ा था, लेकिन जूनागढ़ के राजाओं ने फिर से इसका भव्य पुनर्निर्माण कराया है। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वयम, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और जयकारों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजधानी पटना स्थित खाजपुरा शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच विधिवत पूजा अर्चना की। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, यह आयोजन उनके मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया है, लेकिन उतनी ही बार इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था, शक्ति और पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत में सनातन हजारों वर्षों से जिंदा है। ये भारत के लोगों की सांस्कृतिकता है। इसके चलते भारत में सभी लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। जो सनातन के खिलाफ जो लोग भी अभियान चलाते हैं, उसके लिए तमाचा है कि 17 बार हमारे मंदिर को तोड़ा गया और 17 बार उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। हजारों वर्षों का सपना सनातन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति और पंथ के नाम पर समाज को विभाजित करने की राजनीति पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि समाज को ऐसे आधारों पर बांटा गया तो उसके परिणाम बांग्लादेश जैसे हालात के रूप में सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वयं को सेक्युलर बताते हैं वही अक्सर हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आज सुबह एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसने परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास किया। युवक समुदाय विशेष का बताया जा रहा है और उसे रोकने पर उसने संप्रदाय विशेष के नारे लगाए, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। खुफिया एजेंसी, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी इस घटना की जांच और पूछताछ कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मामले पर कोई बयान देने से इनकार किया, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मौन साध रखा है। घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने एक पेन ड्राइव में कथित सबूत होने और कोयला घोटाले में गृह मंत्री का नाम जोड़े जाने का दावा किया। इस पर भाजपा ने आक्रामक पलटवार किया है और उन्नाव के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब जबरन मतदान और हिंसा पर लगाम लगाने के कारण तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्नाव प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है, न कि कोई साजिश। देखिए, सच में विपक्ष को चुनाव आयोग की प्रशंसा करनी चाहिए। आज चुनाव आयोग को ये लोग कोर्ट में ले जा रहे हैं। अब मैं अभी अपने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों से बता रहा था, एक अंग्रेजी का शब्द है SAD। इसका सैड माने दुख, और इसकी परिभाषा बताएंगे। विपक्ष को दुख है क्योंकि फर्जी वोट कट रहे हैं। एक एक वोट 4-4 स्थानों पर होता था, वो डलवा लेते थे जबरदस्ती, वो वोट कब कट रहे हैं। तो ये SIR में 3 काम हुए। S फॉर शिफ्टिंग, A फॉर एब्सेंट जो नॉन मैपिंग है, और D फॉर डेथ। SIR इसे कहते हैं। तो इस तरीके से SIR से बिल्कुल छिनोई का छन के आई है। SIR में लोग बड़े खुश हैं कि साहब फर्जी वोट कट गए। ये परंपरा पहले, अभी थोड़ी पहले से भी चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको नहीं कराया है मित्र, आप ध्यान में रखें। अब अखिलेश जी के तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, पीडीए तो उनका परिवार ही रह जाएगा और कुछ रह नहीं जाएगा। फिलहाल हो गया प्रचंड बहुमत की सरकार 2027 में भारतीय जनता पार्टी। उन्नाव के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय उसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फर्जी वोटों की सफाई हो रही है और मृतकों के नाम भी हटाए जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ममता जी का जो तंत्र है वो भी अब खिलाफ इसलिए हो रहा है, वो जबरदस्ती वोट डालती थी, किसी के वोट नहीं पड़ने देते थे। मारकाट जब
जब चुनाव आता था तो 10-5 कत्ल कर दिए, डर के मारे कोई मतदाता वोट डालने बंगाल में नहीं जाता था। अब लोग वोट डालेंगे, इसलिए ममता के भी पेट में दर्द हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2025 और 26 की तैयारियों के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास से जुड़े सुझावों और बजट से अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी हितधारकों से समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सुझाव देने का आग्रह किया ताकि आगामी बजट में देश के आर्थिक मजबूती और विकास को गति दी जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कहा कि उन्होंने भारत के एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध सभ्यता रहा है जिसने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े और ना ही उस समय किसी विदेशी पर हमला किया। जब दुनिया कमजोर स्थिति में थी तो उन्होंने स्वीकार किया और देश ने अपनी सुरक्षा से जुड़े खतरों को समय रहते समझने में चूक की, जिसका खामियाजा उसे इतिहास के रूप में भुगतना पड़ रहा है। डोभाल ने कहा कि इतिहास ने भारत को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतर्कता और जागरूकता बहुत जरूरी है। विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। मुंबई में 18 जनवरी को आयोजित होने वाली टाटा मुंबई मैराथन 2026 का 21वां साल शुरू हो रहा है। इस बार करीब 69,100 धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 65,400 अनग्राउंड और 3,700 वर्चुअल रन के प्रतिभागी शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस का दर्जा प्राप्त इस मैराथन में 50 से अधिक देशों के एलीट एथलीट और फिटनेस प्रेमी शामिल होंगे। आयोजक प्रोमोक इंटरनेशनल और TCS के प्रेसिडेंट उज्जवल माथुर ने इस मैराथन को लोगों के उत्साह, स्वास्थ्य और शहर की ऊर्जा जोड़ने का बताया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सुरक्षा, यातायात और दर्शकों के अनुभव को लेकर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी भी दी है। इस आयोजन में पूर्व क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी, आमिर खान और उनके बेटे आजाद खान, निर्देशक निर्माता किरण राव सहित कई फिल्मी कलाकार और उद्योगपति हिस्सा लेंगे, जिससे मुंबई का उत्साह और चरम पर पहुंचेगा। And Anil, with your concurrence, I'd just like to say what we discussed outside. So Vivek told me a story that in 1987, when they wanted to start this ProCam venture, Anil went and told his father-in-law, and Vivek was standing there, that I want to start something in sports that's going to be big. You know Anil's style, right? That's going to be big. And so his father-in-law heard the whole thing and said, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको करना ज़रूर, कि साथ में कुछ काम भी करना। ये दिन मुंबई के लिए बहुत शुभ दिन होता है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और मुंबईकर भी इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। तो हम चाहेंगे कि उस दिन सभी लोग एंजॉय करें और अच्छे से पार्टिसिपेट करें। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक पूरा इंश्योर कर रही है कि हमारी पुलिस और म्यूनसिपैलिटी के थ्रू और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कि सभी लोग सेफ फील करें और एंजॉय करें इस इवेंट को। To talk about this report, I remember a brief conversation where Vivek, me and were having a cup of tea, and the kind of legacy and the footprint they have created by introducing Mumbai and Maharashtra and India to run. Can we have some document which speaks about the kind of contribution every organization, every participating person and every associate through CSR or through any other ways and means can be documented for everyone to see, because what we've seen in India, we lack data, we lack numbers, we lack reference.
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा बलों ने सर्च मोड तेज कर दिया है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चला रही है और हाल ही में हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। पंजाब के होशियारपुर में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों की खुशी छीन ली। तड़के हुए इस हादसे में पंजाब रोडवेज की बस और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार की 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाज सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने दिन की शुरुआत की थी, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सवेरा होगा। इस दुर्घटना ने कई घरों के चिराग बुझा दिए और पूरे इलाके में शोक में डूबा हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में जब आज सुबह हुई तो मरने वालों ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि आज का दिन शुरुआत होते ही उनका जिंदगी ढल जाएगी। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब के होशियारपुर में आज तड़के सुबह पंजाब रोडवेज बस और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरों को देखकर यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितना भयानक होगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस घटना ने कईयों की घर के चिराग छीन ली। सुनिए इस मामले पर पुलिस का बयान। ਗੱਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਹੋ ਗਈ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। चार लोगों की डेथ हुई है जी। ये पकड़ते जी, अगली तफ्तीश जारी है जी। आपको जानकारी है कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये गाड़ी वाले जो हैं ये अपने दौलतपुर से आ रहे थे जी, अमृतसर को जाना था इन्होंने। बस जो है हुशियारपुर से दसूहा वाली साइड जा रही थी। इतने सुबह कितने बजे हादसा हुआ है? ये 5 के करीब, 5 साढ़े 5 के करीब। तो जो डेथ हुई है मौके पे डेथ हो गई? हाँ, मौके पे डेथ हो गई। उनको सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी उनकी रखा दी है। अगली कार भी तफ्तीश लियांदी जा रही है जी। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ये अपने फ्रेंड को अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। तो एग्जैक्ट जगह तो हमें भी नहीं पता, बता रहे हैं हुशियारपुर में इनका कहीं रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग सवार थे? ये 5 सवार थे, जिनमें से 4 की डेथ हो गई है और एक ठीक है। और जो ठीक है वो बताया कि हादसा कैसे हुआ? नहीं, उसने कुछ नहीं, इस सिचुएशन में नहीं है बताने की, उसने अभी कुछ नहीं बताया। इनकी डेथ हुई है, कौन थे आपस में? रिलेटिव थे सारे? कौन? ये रिलेटिव थे, ब्रदर थे आपस में, कजन ब्रदर, एक ही परिवार के थे, ताई चाची के लड़के। सुबह कितने बजे निकले थे? ये 5 बजे के करीब निकले हैं घर से और तकरीबन आई थिंक 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हो गया। ऐतिहासिक अश्व शौर्य यात्रा से पहले अश्व यात्रा के कैप्टन और गुजरात हॉर्स सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों से विशेष बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि इस शौर्य यात्रा में कुल 108 घोड़े शामिल होंगे, जो गुजरात के इतिहास में पहली बार सोमनाथ में आयोजित की जा रही है। यात्रा में काठियावाड़ी, मारवाड़ी नस्ल के चुने हुए श्रेष्ठ घोड़े भाग लेंगे, जिनका चयन विशेष मापदंडों के आधार पर किया गया है। सभी घोड़े पूरी तरह प्रशिक्षित और युवा हैं, जिनकी आयु 5 से 13 वर्ष के बीच है और यह यात्रा शौर्य परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का भव्य प्रतीक बनेगी। देश के आदरणीय वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब की उपस्थिति में सोमनाथ प्रभास पाटन क्षेत्र में स्वाभिमान पर्व जो ऐतिहासिक उत्सव है, उसमें कल यानी कि 11 जनवरी को एक शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ है। इसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में गुजरात पुलिस के काठियावाड़ी और मारवाड़ी ब्रीड के उत्तम और ट्रेंड हॉर्सेस 108 हॉर्सेस उसमें शौर्य यात्रा में भाग लेने जा रहे हैं। शायद गुजरात पुलिस के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण बात है कि एक साथ 108 अश्वों का मार्च पास्ट परेड होगा और उसको हमने शौर्य यात्रा का नाम जो दिया है उसमें खूब उत्साह से भाग लेंगे। सर, ये जो अश्व है उसकी एज क्या है? ये सभी हमारे हॉर्सेस अलग अलग एज के हैं। जनरली हॉर्स में 5 साल से लेके 13-14 साल तक उसको हम वर्किंग में लेते हैं। ये सभी अश्व अपनी यंग यूथ एज में है, मतलब एकदम हेल्दी और यंग है।
गिर सोमनाथ से बड़ी खबर है, जहां सोमनाथ के इतिहास में पहली बार संतों की भव्य रेवड़ी का आयोजन किया गया। यह रेवड़ी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जश्न का हिस्सा रही, जिसमें देश भर से आए संत सोमनाथ के पटांगण में एकत्र हुए। रेवड़ी शंख सर्किल से शुरू होकर हेमराजी गोहिल सर्किल तक निकाली गई, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। रेवड़ी के आयोजन ने प्रभास तीर्थ के कैलाश समान दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पिछले कुछ दिनों से मुंबई शहर स्मॉग की मोटी परत की चपेट में है। सुबह और शाम के समय शहर के कई इलाकों में धुंध जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे दृश्यता में काफी कमी आ जाती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। स्मॉग के कारण वाहन चालकों को खास सतर्क रहना पड़ रहा है, जबकि वायु गुणवत्ता को लेकर भी लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। संबंधित एजेंसियां हालत पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी बीच जालाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से सड़क पर लाखों रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह रकम चुनाव में खर्च किए जाने की आशंका के चलते जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस नकदी के स्रोत और उद्देश्य की जांच कर रही है। आचार संहिता के बीच इस बरामदगी से इलाके में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।